दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के खास बात इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल है और हर नेता, कार्यकर्ता और हर जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गया है। ये सत्ता परिवर्तन का दौर है। पिछले 5 साल में जो कुछ भी इस देश की जनता ने देखा है, जो कुछ भी महसूस किया है, इस देश के विकास का जो डंका बजाया गया था, इन सब मुद्दों के साथ ये चुनाव जो है बहुत ही अहम होने वाला है। क्योंकि वादे तो बहुत सारे हुए, लेकिन उसका अमल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा जनता का कहना है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार जनता जो है वो वादों को चुनती है या काम को चुनती है। हम इसी तरह से अलग अलग वक्ताओं के और अलग अलग प्रत्याशियों के जो जवाब है वो आपके सामने रख रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम भंडारा लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विजया नंदुरकर जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वो जनता के सामने मुद्दों को लेकर जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता में जा रहे हो और अपना प्रचार कर रहे हो। हमारे पार्टी के जो मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग इतने सालों से लड़ाई देते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, सबसे मेन है आज हमारे देश में जो किसानों की हालत है। आज किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। इधर हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, शाइनिंग इंडिया की, लेकिन आज हमारे जो किसान हैं उनको रात में देर रात तक 12-12, 1-1 बजे खेतों में जाना पड़ता है। जब लाइट रहती है तब उनको मोटर पंप शुरू करना पड़ता है। आज किसानों की जो हालत है, उनको कर्ज माफ़ी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। उसकी वजह से आज आत्महत्या हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे मेन मुद्दा है कि आज एजुकेशन, आज जो भी सरकार अभी बीजेपी की 5 साल से देख रहे हैं, उन्होंने जो एजुकेशन एक मूलभूत जो अधिकार है, सबको समान मिलना चाहिए, उसके लिए ऐसे कोई ठोस कदम इतने 5 सालों में उठाए नहीं। और उसके बाद जो हमारे युवक है, जो सुशिक्षित है, एजुकेटेड है, लेकिन आज उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। सबसे बेसिक मुद्दा वो है कि आज उनको रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में आज इतनी सारी कंपनियां हैं, जैसे अदानी प्रोजेक्ट है, अशोक लेलैंड है, सनफ्लैग है, लेकिन यहाँ पे जब वो अपॉइंट करते हैं किसी को तो वो बाहर के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो स्थानिक युवक है, हमारे एजुकेटेड लोग हैं, जैसे इंजीनियर है कोई, तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देते हैं फर्स्ट। और आज हमारे ज़िले में सबसे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है सिंचाई का। आज जो किसान हमारे यहाँ ज़्यादा है, आज गोसे प्रकल्प जो है, जिसका जो बजट था जब शुरुआत हुआ था तब 1800 करोड़ का था। आज 23,000 करोड़ का बजट पूरा होने के बाद भी वो प्रकल्प जो वो आज पूरा हुआ नहीं है। तो इतनी बड़ी नदी है हमारे यहाँ, जो नैसर्गिक संपत्ति हमें मिली है ये ज़िले में, उसके बावजूद भी आज किसान को पानी नहीं मिल रहा है खेती के लिए। सिंचाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ओबीसी के जो है कि आज ओबीसी की जाति नहीं है, जनगणना इतने सालों से नहीं हुई है। सबसे मेन 14 साल हो गए, आज 15 साल हो गए कि ओबीसी के सभी संगठनों में हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब और मैं, हम दोनों भी हर आंदोलन में हम लोग सहभागी रहते हैं, लेकिन आज ओबीसी की जाति नहीं है, जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से उन्हें अधिकार और आरक्षण मिलना चाहिए। जो स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स की बंद हो गई है, ओबीसी के स्टूडेंट्स जो है उनकी, वो भी शुरू होना चाहिए। ये सभी हमारे मुद्दे रहेंगे। मैं इससे ही समस्या है, जैसे आज मैं 15 साल हो गए प्रैक्टिस कर रही हूँ पवनी में। आज मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, महिलाएं आती है, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो दुख है, वो सब मुझसे शेयर करती है। तो वो मेरे अंतर्मन से मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या समस्या है महिलाओं को आती है दैनंदिन जीवन में। तो आज महिलाओं के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, आज गोंदिया ज़िले की 6 लड़कियां, हमारी बेटियां, उनका अपहरण हुआ है। इधर हम लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन अगर बेटियां बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसी, वो सबसे मेन मुद्दा है। तो इसलिए महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए सदैव काम करते रहूँगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये तमाम समस्याएं गिनाई और ये सारे जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप जनता में जा रही हैं। पहली बार राजनीति में आ रही हैं आप। जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर आना है
तो इतने बड़े बड़े पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन आपने बीएसपी को क्यों चुना मैडम? बहुजन समाज पार्टी जो है ये सभी बहुजन की पार्टी है। ये किसी एक स्पेसिफिक क्लास की कैटेगरी की पार्टी नहीं है। आज हम देखते हैं इतने साल हो गए, हम लोगों ने देखा है जैसे बीजेपी भी देखा है, कांग्रेस भी देखा है, राष्ट्रवादी भी देखा है, लेकिन जो विचारधारा है, जो बाबा साहब से विचार उससे चलते आ रही है। अगर बहुजनों को सही मायने में अगर न्याय देना है, अधिकार देना है और संविधान बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी एकमेव विकल्प है और एकमेव पर्याय है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी जो है वो संविधान विरोधी है? बिल्कुल विरोधी है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बहुजनों का तो कांग्रेस ने किया है, उसके बाद बीजेपी तो कर ही रही है, आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों में। आपके क्षेत्र में ऐसी क्या बात है, अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिला, मान लेते हैं कि आपको मौका मिला, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप सत्ता में आई, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो आप शुरुआत में करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं मेरे दोनों ज़िले की जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ की जो समस्या है वो समझ में लेके मुझे दोनों भी ज़िले में एक 7 स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करना है। महिलाओं के लिए एक सेपरेट से हॉस्पिटल और 7 स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें हम लोग महिलाओं के लिए सभी प्रकार की ब्लड की टेस्ट, डायग्नोस्टिक सेंटर में जो सोनोग्राफी होगी, सीटी स्कैन और एमआरआई वो पूरी तरह से हम लोग फ्री में देंगे। और ओबीसी की जाति नहीं है जनगणना, ये सबसे पहले होनी चाहिए, और जब तक वो होगी नहीं तब तक उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारे जो किसान हैं, किसानों के लिए जो भी बीज बियाने लगते हैं, जो पशु है, जो खेती में जो हमारे अभी गाय है, बैल है, उनके लिए जो चारा लगता है वो भी फ्री में देना चाहिए गवर्नमेंट में। अगर आप मुझे ऐसी संधि मिलती है तो सबसे पहले वो मैं काम करूँगी। आपने कहा कि इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ और संविधान के विरोध में ये दोनों पार्टियां काम करती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से और जितनी भी प्रचार रैलियां होती है, कल ही मोदी जी महाराष्ट्र में आके गए, तो उनकी प्रचार रैली से और मीडिया से ऐसे पता चलता है कि देश में तो किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है और सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सारे काम हो चुके हैं इन 5 सालों में, लेकिन आप कह रही हैं कि समस्या बहुत है। ये कैसी बात है मैडम? नहीं, ये जो लड़ाई है जो वो लोग कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट है, वो एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। आज ये जो लड़ाई इतने सालों से चलती आ रही है और आज भी है कि ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद विरोधी बहुजनवाद की लड़ाई है। इसमें आप देखिए पैसे के ज़ोर पे ही सब शुरू है ये, क्योंकि आज जैसे मैं आज खड़ी हूँ, मैंने हिम्मत की है, आज हम लोग जैसे शुरुआत की है प्रचार में, तो हमने 0 से स्टार्टिंग किया है, 1-1 रुपया सबसे मिला के जोड़ के हम लोग आज लड़ रहे हैं। लेकिन आज जैसे अदानी है, रिलायंस है, इनके पास से पैसा लेकर ये लोग अपनी पार्टी चलाते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता से उनके ऊपर जो भी, जैसे आप कांशीराम जी ने बताए थे, जो अभियान चलाए थे कि 1 नोट 1 वोट, हम लोग भी वही अभियान यहाँ चला रहे हैं और वही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रही हैं कि सदियों से हम लोग मतलब शोषित हैं और मनुवाद और मानवतावाद की ये लड़ाई है। इस चुनाव में, खास करके लोकसभा चुनाव में 100-200 करोड़ रुपए का खेल होता है अगर चुनाव लड़ना है तो। फिर आप अगर प्रत्याशी हैं तो आपके पास भी 100-200 करोड़ रुपए होंगे, तो फिर आप कैसे शोषित हैं मैडम? नहीं, मेरे पास तो 100-200 करोड़ नहीं है जी। आप जो अभी ब्यौरा दिया है हमने, जब फॉर्म भरे थे उस पर देख लीजिए जो है, लेकिन जो अदर पार्टी के पास जितना है उतना हमारे पास नहीं है। और हम लोग जैसे हमारे जो बिज़नेस है, ऐसे बहुत बड़े बिज़नेस हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक 0 से हमने स्टार्ट किया है। जैसे आज आप देखते हैं जैसे इलेक्शन लड़ना है तो बहुत ज़्यादा 100-200 करोड़ रुपए लगते हैं इलेक्शन में, कैंपेन के लिए, लेकिन हम लोग उतना नहीं लगा सकते। हम लोग हमारी तरफ से जितना लगा सकते हैं लगा रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत कम है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है वो इतने डेडिकेटेड है कि उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खाली पेट घूम रहे हैं दिन भर। तो वो जो मेहनत है वो कार्यकर्ता की मेहनत है। बताया जाता है कि जो ओबीसी वोट है इस देश में बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 52-55% जो संख्या है देश में वो ओबीसी वोट की है। आपके क्षेत्र में भी ओबीसी की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है,
क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आपने ही कहा है कि विचारधारा को लेकर चलती है और संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना चाहती है और देश को चलाना चाहती है। इस भंडारा क्षेत्र का इतिहास जो है वो बहुत मतलब बहुत गंभीर इतिहास रहा है बाबा साहब के समय से भी। तो क्या आप मानती हैं कि आज का दौर जो है वो परिवर्तन का दौर है और आज ओबीसी समाज जो है वो जागरूक हो रहा है और वो भी अपने अधिकारों को जान रहा है, क्या ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि पिछले 15 सालों से हम लोग ओबीसी के सभी संगठन में काम करते आ रहे हैं। लेकिन जो 2014 का चुनाव हुआ था उस वक्त भी ओबीसी के जो संगठन थे, ओबीसी की जो चळवळ थी वो बहुत ज़्यादा गतिमान हो गई थी। वो इलेक्शन को भी उन्होंने वैसे ही ध्यान में रखे हुए, आपने देखा था कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने भी जो एजेंडा बनाया था कि उन्होंने बोला था कि मैं ओबीसी, लड़ाई लड़ी उन्होंने मैं ओबीसी करके, क्योंकि ओबीसी जागरूक हो रहे थे तब। लेकिन अभी ये 5 सालों में ये हमारे भंडारा गोंदिया क्षेत्र में जो भी संगठनें हैं ओबीसी की, उन्होंने प्रबोधन के माध्यम से ओबीसी को भी बहुत ज़्यादा, जैसे एक पार्टी अपन कैडराइज बोलते हैं, उसी तरह से ओबीसी के संगठनों ने भी गांव-गांव जाके कैडर लेके कैडराइज अभी तैयार किए हैं। बहुत ज़्यादा ओबीसी जो लोग हैं आज जागरूक हो गए हैं और वो अपने साथ है और परिवर्तन के लिए वो आज तैयार है। आपको क्या लगता है कि पिछली बार 2014 की अगर बात हम करें तो पूरी तरह से एक हवा बनाई गई थी और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से ये सरकार बनी थी। क्या आप मानती हैं कि इस बार भी मोदी लहर है और इस बार भी लोग जो है वो मोदी को चाहते हैं? नहीं, अभी कोई मोदी लहर मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। वो दिखा सकते हैं लेकिन है नहीं। आप महिलाओं के सक्षमीकरण के बारे में कोई खास ठोस प्लान आपका है कि जो अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर, मैं सक्षमीकरण की बात कर रहा हूँ, केवल हेल्थ नहीं, महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए कोई ठोस प्लान आप बता सकती हैं आज? महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए सबसे मैंने एजुकेशन, आज हमारे इंटीरियर की महिलाएं देखती है उनमें एजुकेशन की कमी है। आज उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए जब तक हम लोग उनको इतिहास नहीं बताएंगे, महापुरुषों के विचार नहीं बताएंगे, तब तक उनको सही और गलत में जो फ़र्क है वो समझ में नहीं आएगा। और जो सही में मायने में जो शिक्षा रहती है वो वही है कि जो अपने और दूसरों की, माने अपना कौन है और दूसरा कौन है, पराया कौन है, उसमें से जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा, तब तक वो जागरूक नहीं होंगे। तो आज महिलाओं को सक्षम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा। तो उनको शिक्षा देने के लिए हम हर गांव लेवल में आज देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं सकती है, इंटीरियर में रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कैसे पढ़ेगी, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हर गांव लेवल में जो आज देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो सब जिला परिषद की स्कूल बंद करने के लिए उनका शुरू है, जो इंटीरियर की स्कूल है वो बंद करके उसका खासगीकरण करने के लिए शुरू है उनका। लेकिन हम लोग जो गांव की जो स्कूलें हैं वो डिजिटल बना के वहाँ के हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे देंगे कि लड़कियाँ गांव में पढ़ सके। अंत में किस तरह का संदेश रहेगा, अगर इस चुनाव में आप हिस्सेदार हैं और इस चुनाव में आप प्रत्याशी हैं, तो आपके क्षेत्र में जो भी जनता हमें देख रही है उनको किस तरह का संदेश आपका रहेगा? मेरा संदेश एक ही रहेगा मेरे क्षेत्र की सभी जनता को कि आज 70 साल में ये भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में पहली बार किसी राजकीय पार्टी ने एक महिला को नेतृत्व करने की संधि दी है और वो है बहुजन समाज पार्टी। और आज जो 14 उम्मीदवार है इसमें से सिर्फ मैं एक में महिला उम्मीदवार हूँ। और इतने सालों से हम लोग बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, सबको चुन के दे रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है, जो समस्या है हमारे किसानों की हो या महिलाओं की हो, बेरोज़गारी की है या फिर हमारे सिंचाई की जो परिस्थिति है वो जैसी की वैसी है। लेकिन अगर आज एक महिला होने के नाते हमारी 50% महिलाएं हैं ये क्षेत्र में, तो अगर वोटर हम देखते हैं तो 9 लाख के आसपास होंगे। अगर मेरी सब महिलाएं, मेरी सब बहनें अगर एकजुट होती है और ये निर्णय लेती है कि नहीं इस बार एक महिला को खासदार बनाना है ये क्षेत्र से, तो आज हम लोग जीत पाएंगे। और ये जीत मेरी नहीं होगी, ये क्षेत्र के हर एक महिला की होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। ये थी डॉक्टर विजया नंदुरकर, जो कि प्रत्याशी है भंडारा लोकसभा क्षेत्र से। और ख़ासतौर पर बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाने वाली पार्टी है और संविधान के अमल पर जोर इनका रहता है, क्योंकि आज तक देश में संविधान का अमल जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। और संवैधानिक अमल को लेकर हम बार बार बोलते हैं, अगर पूरी तरह से संवैधानिक अमल होता है तो देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिलेगा। और जो सर्वसमावेशक नीतियां जो है, जो संविधान हमें प्रदान करता है, जिसके तहत सरकार चलाने की जिम्मेदारी हर पार्टी की होती है, तो बहुजन समाज पार्टी सर्वसमावेशक नीतियों के साथ अपना काम करती आई है और आगे भी करेगी, ऐसी आशा है, अगर इनको मौका मिले तब। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।